वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं वो तमाम की तमाम इंग्लिश लैंग्वेज पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, तो हम मेरे चैनल की जो ट्रैफिक है वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है, जो मैक्सिमम व्यूवर्स हैं। ठीक है, तो जो व्यूवर्स हैं उनके कमेंट्स से, उनकी फरमाइश पे मैं अपनी वीडियोस जो है वो उनका मीडियम जो है वो चेंज कर रहा हूँ, यानी इंग्लिश लैंग्वेज से उर्दू मीडियम में वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को समझने में बहुत आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का जो है ओवरव्यू है वो मैं आपको देता हूँ। उसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है हमारा जो करंट टॉपिक है हम इसकी तरफ मूव करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ओवरव्यू करते हैं। सो बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेलर को रिक्वायर्ड होता है अपनी पेमेंट्स की अश्योरेंस और गारंटी के लिए। ठीक है, कि बायर उसकी पेमेंट्स को मैच्योर कर देगा। अब इसकी ज़रूरत हमें पेश क्यों आई? आता है ना सवाल हमारे माइंड में। इसकी ज़रूरत पेश इसलिए आई कि जब हम अपने बिजनेस की सेल्स को बूस्ट करने के लिए क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमें अपनी पेमेंट्स और अपने रिसीवेबल्स की गारंटी और श्योरिटी चाहिए कि हमारी पेमेंट्स हमें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके लिए जो ये एक डॉक्यूमेंट है उसका जो वजूद आता है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। नो बिजनेसमैन वांट टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिज कस्टमर हु मे प्रूव अनएबल और अनविलिंग टू पे देयर डेट्स। जैसा कि आपने इस सेंटेंस में देखा कि एक बिजनेसमैन ऐसे बंदे को अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सेल्स करने पर एग्री नहीं हो सकता जहां उसे डाउट हो कि बंदा पेमेंट नहीं करेगा या अनविलिंग है उसके डेट्स को पे करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्रेडिट सेल्स जो है वो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है टू प्रमोट सेल्स। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन मोस्ट बिजनेस कंसर्न आर कैरीड आउट ऑन क्रेडिट बेसिस। यहाँ पे जो है राइटर कह रहा है कि जो मोस्ट बिजनेस हैं उनमें क्रेडिट ही से कैरी होता है बिजनेस। ठीक है, जब क्रेडिट का नाम आएगा तो जो सेलर है, जो सेल करने वाला है, उसके माइंड में ये बात ज़रूर आएगी कि मुझे जो अपनी पेमेंट और जो अपने रिसीवेबल्स हैं उनमें श्योरिटी चाहिए कि मुझे वापस मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए जो वजूद में आता है पार्टीज़ के दरमियान, जो डॉक्यूमेंट वजूद में आता है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक्ट, जिस एक्ट के तहत काम करता है, जिसमें इसकी शिकें, जिसमें इसके सेक्शन वगैरह और इसका पूरा प्रोसीजर है वो है एक्ट 1882। क्लियर है? यानी इस एक्ट के अंडर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अपना काम करता है। जबकि मज़ीद हम बात करें इसकी डेफिनेशन की या इसको डिफ़ाइन करने के लिए या मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। इससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। अब क्या है जी? एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग। क्या कह रहा है? इसका मतलब कोई इसकी शर्त नहीं है, गैर मशरूत है कि पेमेंट करनी ही करनी है। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर है। ऑर्डर किसकी तरफ से है? एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक बंदा एड्रेस करता है दूसरे बंदे के ऊपर। ठीक है, साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, यानी इसको साइन वो बंदा करके देता है दूसरे बंदे को। वो इसलिए साइन करके देता है कि मैं आने वाले वक्त में, फ्यूचर में आपकी जो अमाउंट है वो आपको पे कर दूंगा। इसको थोड़ा रीड करते हैं। रिक्वायरिंग द पर्सन टू हुम इट इज़ एड्रेस्ड, यानी उस बंदे को रिक्वायर होता है जो इसे बनाता है। किस लिए रिक्वायर होता है? टू पे ऑन डिमांड, कि जैसे ही मैं डिमांड करूं मुझे अपनी डिमांड पे जो अगला बंदा है वो मुझे पे करे। और एट अ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम अ सम सर्टन इन मनी, यानी कि एक डिफाइंड डेट उसके ऊपर मेंशन होगी कि इस डेट को मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन, जाहिर है वो स्पेसिफाइड पर्सन ही होगा ना जिसने उससे अमाउंट अपनी लेनी होगी। और टू द बेरर, और टू द बेरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब पर्सन का नेम लिखा होता है, ठीक है, अगर उसके ऊपर ये मेंशन हो और टू द बेरर, इसका मतलब ये होता है कि जिसके हाथ में या जो होल्डर है, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, वो कोई भी बंदा होगा
तो उसे वो पेमेंट दे देगा, एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्ट किया होगा। अब ये बिल बनाने वाले पे डिपेंड करता है, जो सप्लायर होगा यानी ड्रायर होगा, ठीक है, कि वो उसे बेरर उसका ओपन रखे या उसका बेरर क्रॉस कर दे, या बेरर का जो वर्ड है वो यूज़ करे ही ना, ठीक है, कि सिर्फ मुझे ही देने हैं, मैं ही स्पेसिफाइड पर्सन हूँ। अब इस डेफिनेशन का जो लुबे लुबाब है जो हमने अखज़ किया है वो ये है कि एक पर्सन या सेलर अपनी प्रोडक्ट्स दूसरे बंदे को सेल करता है ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, और उन क्रेडिट बेसिस के अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक इनवाइस बनाता है, एक बिल बनाता है जिसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम देते हैं, ठीक है, और वो उस पे अपना जिसे वो सेल करता है उसके साइन ले लेता है, स्टैंप ले लेता है, ठीक है, कि आने वाले दिन में वो अपनी पेमेंट उस बंदे से रिसीव करेगा, ठीक है। और इस तरह इस बिल की मदद से क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट का जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल, स्मूथ और सिक्योर तरीके से चल सकता है। मेरे ख्याल में अब कोई किसी किस्म की किसी भी स्टूडेंट को कोई एम्बिग्विटी, कोई कन्फ्यूजन इसके कॉन्सेप्ट में नहीं रही होगी। अगर रही हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद बारी आ जाती है जी इसमें पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जो मेजर पार्टी होती है जो वो सेलर होता है, ठीक है। द पर्सन हु राइट्स आउट द ऑर्डर टू पे इज़ कॉल्ड ड्रायर। ये ड्रायर ऐसा पर्सन होता है जो अपनी चीज़ें बेच रहा होता है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट या बिल बना के वो एक ऑर्डर जनरेट करता है, उसके ऊपर स्टेटमेंट लिखता है कि ऑर्डर टू पे, मुझे मेरे ऑर्डर पे आपने पे करना है। ये ड्रायर होता है। ये मेकर ऑफ द बिल भी कहते हैं इसे ड्रायर ऑफ द बिल भी कहते हैं, इसे सप्लायर कहते हैं, इसे होल सेलर कहते हैं, व्हाट्सोएवर। अब जो दूसरी पार्टी आती है वो पर्सन है जी ड्राई। ड्राई एक ऐसा पर्सन होता है, रीड कर लेते हैं इसे, द पर्सन अपॉन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। ऐसा पर्सन जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है, हु इज ऑर्डर टू पे, जिसे ऑर्डर दिया जाता है कि आप पे करो, इज कॉल्ड ड्राई। समझ लग गई आपको कि ऐसा बंदा जिसके ऊपर ऑर्डर जनरेट किया जाता है, उसे ऑर्डर दिया जाता है कि आपने अमाउंट पे करनी है, वो ड्राई कहलाता है। ये परचेज़र होता है, परचेज़र ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है। ये कस्टमर होता है बिजनेस का जो क्रेडिट परचेजेस करता है बिजनेस से, और ये एडमायर करता है कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, फिक्स्ड डेट में जो भी तयशुदा होगी मैं आपकी अमाउंट पे कर दूंगा, ठीक है। जब सेलर को अपनी सेल्स के अगेंस्ट सिक्योर पेमेंट्स इन फ्यूचर मिल जाएंगी, फिर एक बेहतरीन बिजनेस जो है वो चल सकेगा और ट्रांजैक्शंस जो हैं वो स्मूथ होंगी, जब सिक्योरिटी होगी सेलर को कि मुझे अपनी पेमेंट्स मिल जाएंगी। पार्टीज डिस्कस होने के बाद अब नेक्स्ट जो इसकी प्रोसीडिंग है वो इसका स्पेसिमेन है, ठीक है। ये इसका स्पेसिमेन है जो आपके माइंड में होना चाहिए। सो गाइस, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का स्ट्रक्चर और स्पेसिमेन होता है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, उसकी अमाउंट, उसकी जो मेकिंग डेट है वो, और यहाँ पे स्टैंप। और ये डिटेल में क्या कह रहा है, 90 डेज आफ्टर डेट पे टू वसीम एंड कंपनी। ये कह रहा है कि 90 दिनों के बाद वसीम एंड कंपनी को पे करना है। यहाँ से ये शो हुआ कि वसीम एंड कंपनी जो है वो सेलर है जो अमाउंट रिसीव करेगा, और द ऑर्डर ऑफ द वसीम एंड कंपनी, और या उसके वसीम एंड कंपनी के ऑर्डर पर कि आप किसी और को भी दे सकते हो, ठीक है, मेरे बिहाफ पे किसी और को भी दे सकते हो। इंडोर्समेंट आपने जो पिछले लेक्चर्स हैं मैंने उसमें इंडोर्समेंट का लेक्चर दिया है, उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जब एक जो ड्रायर है, जो होल्डर है बिल, जो सेलर है, वो समटाइम अपने बिल को इंडोर्स भी कर देता है आगे, यानी अपने फर्दर क्रेडिटर को, यानी ऐसे बंदे को जिससे उसने क्रेडिट परचेजेस या रॉ मटेरियल परचेज किया होता है, ठीक है, तो वो उसे दे देता है अपनी पेमेंट्स को जो है वो एडजस्ट करने के लिए, उन्हें पे करने के लिए, ठीक है। अ सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। 10,000 जो है वो किसके अगेंस्ट वो जो है वो लेगा, उसने अपनी प्रोडक्ट्स जो दी हैं उनके वैल्यू के अगेंस्ट, वैल्यू की उसने चीज़ें दी हैं, उस वैल्यू के अगेंस्ट वो जो है वो 10,000 रुपीज़ जो है वो वसूल करेगा। क्लियर है? अच्छा, टू मिस्टर सलीम एंड कंपनी, ये उसका एड्रेस है, यानी वो जो है वसीम एंड कंपनी को जो है वो उसके ऊपर जो है वो ड्रा कर रहा है, क्योंकि सलीम एंड कंपनी उसका परचेज़र है, बायर है, कस्टमर है,
ठीक है। और ये उसका नेम है, वसीम एंड कंपनी जो ड्रा किया है उसका एड्रेस ये है, यानी दोनों का एड्रेस आ गया। तो दोबारा समझें, जो ड्रायर है वो वसीम एंड कंपनी है, ठीक है। ये मेकर, सेलर और सप्लायर है, ठीक है। और सलीम एंड कंपनी को ये दूसरी पार्टी है, ये ड्राई है, रिसीवर है, परचेज़र है, कस्टमर है जो उससे प्रोडक्ट्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज़ कर रहा है, ठीक है। और जो वसीम एंड कंपनी है वही जो तीसरी पार्टी है वो पेई है। पेई ऐसा बंदा होता है जिसे अमाउंट को पे किया जाता है। अब वो वसीम एंड कंपनी भी हो सकती है या उसके ऑर्डर पे थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसे वो फर्दर इंडोर्स करता है बिल, ठीक है, वो पे होगा। इन अदर और सिंपल वर्ड्स, पेई वो पर्सन होता है जिससे हम अपनी अमाउंट पे करते हैं, जो रिसीव करता है वो पेई कहलाता है। अब देखें कब मैच्योर होगा ये। 1 जुलाई 2005 को जनरेट हुआ, उसके बाद 90 डेज़, तो 3 माह का टाइम है। जुलाई, अगस्त, सितंबर की लास्ट डेट को ये जाके बिल मैच्योर होगा, ठीक है। 3 से 4 दिन जो है वो रिलैक्सेशन देता है ड्रायर या सेलर, उसे हम कहते हैं ग्रेस डेज। अब वो 3 दिन हो सकते हैं, 4 दिन, ये सेलर पे ड्रायर पे डिपेंड करता है कि वो कितने ग्रेस डेज देता है अपने कस्टमर को, कि आप जो है ना डेट कंप्लीट होने के 3 दिन बाद दे देना, 4 दिन बाद दे देना या 5 दिन बाद देना, एट्सेट्रा। ओके। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है, जब चेक है तो फिर इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। चेक की तरह का ही ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। चेक में और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा और माइनर जो है वो डिफरेंसेस हैं। जो चेक है वो बैंकर पे हम जो है वो उसे ड्रा करते हैं, उसको जो ड्राई है वो बैंकर होता है। और जब इसके केस में जो ड्राई होता है वो डायरेक्ट इंडिविजुअल होता है जो परचेजिंग करता है, जो क्रेडिट परचेजिंग करता है, ठीक है। तो इस क्रेडिट बिजनेसेस में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चेक को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चेक से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट इंडिविजुअल से है, पर्सन से है। और जो चेक है उसमें जो है हम वो ड्रा करते हैं बैंकर के ऊपर, कि बैंकर हमें पे करेगा। ओके। अब इसके बाद हमारे जहन में ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि ये कैसे बिजनेस इस्तेमाल करते हैं और डेली बेसिस पे कैसे सेल्स परचेज होती हैं, कैसे इनकी एंट्रीज होती हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्लियर आइडिया होगा कि जो एज अ प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है प्रैक्टिकली जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कैसे चलती हैं, बहुत सादा और बहुत आसान होती हैं, ठीक है। अब स्पेसिमेन का जो है वो आपको बहुत क्लियर आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बिजनेसेस जो हैं इसको डेली बेसिस पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई बिजनेसेस जो हैं डेली बेसिस पे क्रेडिट सेल्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर की एग्जांपल ले लें, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं और बहुत सी चीज़ें क्रेडिट पर परचेज भी कर रहे होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, ठीक है। तो वो हर बिजनेस जो है अपनी बुक्स रखता है, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। ओके। वो डेली बेसिस पे जैसे जैसे सेल्स और परचेजेस कर रहा होता है ऑन क्रेडिट बेसिस, तो वो अपनी एंट्रीज बिल्स रिसीवेबल बुक में कर रहा होता है और बिल्स पेएबल बुक में भी कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे जो बिल्स वो ड्रा कर रहा होता है, यानी क्रेडिट पे सेल्स कर रहा होता है, उसका डाटा वो बिल्स रिसीवेबल बुक में एंटर करेगा। ओके। और जो परचेजेस वो क्रेडिट पे कर रहा होता है और उनकी पेमेंट्स का जो रिकॉर्ड है, बिल्स पेएबल्स का रिकॉर्ड है, वो अपनी बिल्स पेएबल बुक में रखता है। क्लियर। वहाँ पे वो अपने जो है उसका रिकॉर्ड करिए, सीरियल नंबर, डेट, किस डेट को परचेजेस की उसने क्रेडिट, ठीक है। तो उस परचेज़र का यानी ड्रायर का नेम लिखेगा, ठीक है, जो उसके ऊपर बिल ड्रा करेगा, उसका लेजर का रेफरेंस देगा, नेम ऑफ द पेई कि मैंने इसे पे किसको करना है, ठीक है। ये सारी जितनी भी टर्म्स है ना, यहाँ टर्म्स आ जाएंगी, ड्यू डेट आ जाएगी, वेयर पेएबल, कहाँ पे पेएबल करना है, अमाउंट कितनी होगी, और यहाँ पे रिमार्क्स कि ट्रांजैक्शन जब जो है ना वो किस तरह एंड होगी, या जो भी उसकी जो है ना म्यूचुअल डिस्कशंस होगी, कोई भी रिमार्क्स, ठीक है, वो रिमार्क्स में आएंगे। एक्स्ट्रा थिंग्स या जो भी पार्टीज़ के दरमियान डीलिंग होगी। और डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात भी जहन में रखिएगा और द ऑर्डर, यानी वसीम को और द ऑर्डर और बेरर भी कर सकता है वो यहाँ पे, लेकिन बेरर का नुकसान क्या होता है ये देखिए। अ बिल कैन बी मेड पेएबल टू अ बेरर, कि हम बेरर के हक में भी बना सकते हैं, कि बेरर का ऑप्शन भी दे सकते हैं, बट इट इज़ रिस्की
कि ये रिस्कफुल होता है। सिंस एनी फाइंडर ऑफ द बिल और एनी थीफ कैन क्लेम द मनी फ्रॉम द एक्सेप्टर। हम बेरर का जो ऑप्शन है वो इसलिए उसने यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि वो अपने बिल को सिक्योर बनाया उसने। अगर वो यहाँ पे बेरर का ऑप्शन दे देता तो अगर वो गुम होने की सूरत में या किसी थीफ होने की सूरत में या चोरी होने की सूरत में, डकैती होने की सूरत में वो बिल किसी के भी हाथ लग जाए तो वो अब एक्सेप्टर से जो है वो क्लेम कर सकता है। अगर बेरर का ऑप्शन हो, बेरर का मतलब ये होता है कि जिस किसी पर्सन के पास भी बिल मौजूद है वो उसकी पेमेंट रिसीव कर लेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन, पार्टीज और स्पेसिमेन स्ट्रक्चर्स, बिल्स रिसीवेबल बुक्स कैसे काम करती हैं बिजनेसेस की और बिल्स पेएबल्स बुक्स कैसे काम करती हैं। इसके बाद और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो एक्टिविटी है ये मैंने लास्ट वीडियोस में जो है वो आपसे डिस्कस किया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। ये कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, ये टाइप्स भी मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में जो है वो डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन बिल इज़ नॉट ऑनर्ड by the acceptor on the due date. Cash is not paid to the holder of the bill. A bill of exchange is said to be dishonored when its acceptor refuses to pay the amount of bill to the holder of the bill on its maturity date. इसमें राइटर ये कह रहा है कि अगर मेच्योरिटी डेट पर जो है होल्डर है, ड्रायर है, उसे ड्राई जो है जो एक्सेप्टर है बिल का वो पेमेंट ना दे, रिफ्यूज़ कर जाए, ठीक है, तो ये जो है बिल डिसऑनर कहलाएगा। जबकि वो उसकी पेमेंट्स ऑनर नहीं करेगा ऑन मैच्योरिटी डेट तो जो बिल है वो डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, ठीक है। जब बिल डिसऑनर हो गया तो ये पार्टीज़ के लिए यूज़लेस है, ठीक है। तो इसको जब ये डिसऑनर हो जाएगा तो इसमें पहले तो दो पार्टीज़ शामिल होती हैं, ड्रायर, ये देखें, ए ड्राज अ बिल ऑफ ₹5,000 ऑन बी एंड बी एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न्स, बी एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स टू ए, यानी अपने सिग्नेचर करके जो बी है वो ए को दे देता है बिल, ठीक है। ये दो पार्टियां शामिल हैं। इन केस अगर वो अपने पास रखता है ये ए रिटेन द बिल ऑन हिज पोजेशन टिल द ड्यू डेट, तो फिर यही पॉसिबिलिटी रहेगी कि दो पार्टियां होंगी इनमें, ठीक है। इन केस अगर वो जो है ना ऑनर नहीं करता, दो पार्टियों तक ही बात है। तो इसके अलावा अगर जो ड्रायर है वो मैच्योरिटी से पहले डिस्काउंट करा लेता है बिल जो है वो बैंक से, ठीक है, तो तीन पार्टियां शामिल हो गई। या उसे ये देखें इंडोर्स कर देता है या जो है वो डिस्काउंट करवा लेता है, ठीक है, डिस्काउंट और इंडोर्स, डिस्काउंट करवा लेता है या इंडोर्स करवा लेता है। तो इस केस में डिसऑनर के वक्त तीन पार्टियां जो इफेक्टेड होंगी और उनके अकाउंट्स जो हैं वो अफेक्टेड होंगे और वो अकाउंट्स जो हैं हमें फिर एडजस्ट करना पड़ेंगे, ठीक है। और जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर जो नोटिंग चार्जेस हैं वो चार्जेस होते हैं कि जो ड्रायर होता है वो एक लीगल अथॉरिटी होती है जिसे हम नोटरी पब्लिक कहते हैं। ही गोज़ टू एन ऑफिशियल कॉल्ड नोटरी पब्लिक, वो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा कि जो मेरा बिल है वो फ़लाँ जो है एक्सेप्टर है, ड्राई है, उसने डिफ़ॉल्ट किया है, उसने रिफ्यूज़ किया है, उसने डिसऑनर किया है, उसने पेमेंट्स जो है वो ऑनर नहीं की मुझे। तो नोटरी जो पब्लिक है वो बिल जो है वो उसके पास दोबारा उसके पास भेजेगा कि आप इसे जो है ना ऑनर करो। अगर वो नहीं ऑनर करता या कोई जस्टिफिकेशन दे देता है या तो फिर जो है नोटरी पब्लिक उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले लेता है, ठीक है, कि आप पे क्यों नहीं कर रहे। एक्शन के लिए इन केस ऑफ फाइल द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट में केस जाता है तो फिर जाहिर है उसके लीगल चार्जेस तो पड़ेंगे। फॉर दिस सर्विस द नोटरी पब्लिक विल चार्ज अ स्मॉल फी, ऑब्वियसली डेफिनेटली वो फीस चार्ज करेगा, ठीक है, फ्रॉम द होल्डर ऑफ द बिल। दिस फीस, यहाँ एक पॉइंट समझने वाला है, दिस फी इज नोन एज नोटिंग चार्जेस and is always recoverable from the party which is responsible for dishonor. Ultimately जो dishonor का जो responsible होगा वो acceptor होगा। तो currently जो है जो charges जो हैं वो holder पे कर देगा, ठीक है, लेकिन बाद में, ठीक है, जब केस चलेगा उसकी प्रोसीडिंग होगी और उसको पेनल्टी जो है वो पड़ जाएगी जो है उसको ड्राई को, तो फिर वो जो है ना अल्टीमेटली उससे वो चार्ज जो है ना वो बाद में रिकवरेबल हुए हैं, वो रिकवर करेगा। यानी
जो चार्जेस हैं, एक बात आपने ज़हन में रखनी है, जो चार्जेस है ना नोटिंग चार्जेस, वो जो है एक्सेप्टर है वही पे करेगा, लेकिन वक्ती तौर जो है वो जो पार्टी जो होल्डर है ना वक्ती तौर वो पे कर देगी, लेकिन वो है उसी के एक्सपेंस। क्लियर है? जो मैंने बात की है वो ये जो पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं, ये देखें, जनरली हु पेज द नोटिंग चार्जेस। ठीक है, अब ये मजीद और फर्दर क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। नंबर ए सिचुएशन क्या है, इफ़ द बिल इज़ रिटेन्ड बाय द ड्रायर, अगर उसके पास है मेच्योरिटी डेट तक ड्रायर के पास बिल, तो ड्रायर विल पे, वक्ती तौर जो है वो ड्रायर ही पे करेगा। ठीक है, लेकिन बाद में फिर जो है ना वो एक्सेप्टर उसको रिकवर हो जाएंगे पैसे उसके। दूसरा ऑप्शन ये है, इफ़ द बिल हैज़ बीन डिस्काउंटेड, इन केस वो मेच्योरिटी डेट तक बेयर नहीं करता बिल, उसे पैसों की ज़रूरत हो सकती है, तो बैंक के पास से जो है ना वो डिस्काउंट करवा लेता है बैंक के पास से बिल। तो इस केस में जो होल्डर होगा बिल का, तो डेफिनेटली वो बैंक होगा, वो बैंक के पास होगा बिल, तो बैंक पे कर देगा। ठीक है ना, वक्ती तौर नोटरी पब्लिक को नोटरी चार्जेस। तीसरी सिचुएशन में, इफ़ द बिल हैज़ बीन इंडोर्स टू इंडोर्सी, अगर वो हमने बात की थी कि जो इंडोर्स कर देता है बिल, जो होल्डर है, जो ड्रायर है, वो इंडोर्स कर देता है अपने क्रेडिटर को। ठीक है, तो या उस बंदे को जिसने उसके पैसे देने हों, वो उसे इंडोर्स कर देता है कि आप इस बिल में से पूरे कर लीजिएगा पैसे, ये बिल मैं आपको जो है ना इतनी अमाउंट का वो इंडोर्स कर रहा हूँ। तो इस केस में जो इंडोर्सी होगा तो वो इंडोर्सी बिल पे करेगा। ठीक है। अच्छा, चौथा केस ये है, इफ़ द इंडोर्सी हैज़ इंडोर्स द बिल टू द हिज क्रेडिटर अ न्यू इंडोर्सी। अब देखें, एक मूव तो हो गया इस थर्ड पॉइंट में, सी में, कि जो ड्रायर है उसने इंडोर्स किया है। ठीक है, अब चौथे ऑप्शन में जो इंडोर्सी बना था ड्रायर का, ये वाला, ये इंडोर्सी फिर फर्दर आगे इंडोर्स कर देता है उस बंदे को जिसने इस बंदे ने जिसके पैसे देने हो, यानी कि ये अपने न्यू क्रेडिटर को आगे, यानी कि शफल होता है, 1 से 2 से 3 4 जगह जो बिल है ना वो शफल होता जाता है पार्टीज़ के दरमियान, फिर जो न्यू इंडोर्सी बनते जाते हैं आगे। ठीक है, ये देखें, हिज क्रेडिटर न्यू इंडोर्सी। इस केस में चाहे 1 2 3 4 जितने भी बंदों को शफल हुआ होगा ना, बिल इंडोर्स हुआ होगा, तो वो इंडोर्सी कहलाएगा। तो जो न्यू इंडोर्सी होगा, जो करंट और लेटेस्ट इंडोर्सी होगा, द न्यू इंडोर्सी विल पे, तो न्यू इंडोर्सी इस केस में जो है ना वो पे करेगा। आगे एक डायग्राम है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उससे ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो जाएगा कि आगे से आगे बिल कैसे इंडोर्स होता जाता है। ये देखें स्टूडेंट, जो आपका पॉइंट था ना सी और डी, वो इस डायग्राम से जो है ना, इस स्ट्रक्चर से वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ए जो है इनिशियल पहली ट्रांजैक्शन में ए जो है वो ड्रा करता है बी पे। ठीक है, फिर ई जो बी है वो ए को रिटर्न वापस कर देता है, ये जो अपने पास होल्ड रखता है बिल, फिर आगे ये फर्दर इंडोर्स कर देता है, ए जो है वो सी को इंडोर्स कर देता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ए इंडोर्स टू सी। फिर इसी तरह फिर जो सी है वो इंडोर्स टू डी कर देता है, आगे से आगे बिल इंडोर्स होता जाता है, जो जैसे सी इंडोर्स टू डी और डी इंडोर्स टू ई। ठीक है, तो जो ई है वो फिर बैंक के पास जाता है, वहाँ से जो है ना वो अपना बिल डिस्काउंट करवाता है। अब जो बिल है वो बैंक के पास है, जो होल्डर है वो बैंक है। ठीक है, तो बिल की अमाउंट मिसाल के तौर पे थी जी 5,000 रुपये। ठीक है, और 25 रुपये जो है वो नोटिंग चार्जेस हैं, वो बैंक ने पे किए हैं इस मौका पर। ठीक है, तो इसी तरह फिर बैंक क्या करेगा, बैंक कॉन्टैक्ट करेगा ई से, क्योंकि उसने तो ई से लिया होता है बिल, तो द बैंक विल रिसीव 5,025 रुपीज़ फ्रॉम ई। ठीक है, इसी तरह ये 25 जो नोटिंग चार्जेस पड़े हैं, ये अल्टीमेटली जो है ये एंड जो इनिशियल था ना एक्सेप्टर बी, वो यही पे करेगा। क्लियर हो गया? जो बी एक्सेप्टर है वो उसने रिफ्यूज़ किया है, तो सारा जो है ना वो प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ा है। तो अल्टीमेटली जो बी है वही जो है ना उसके नोटिंग जो चार्जेस हैं उनका जो है ना लाइबल होगा, और सब के पैसे जो है नोटिंग चार्जेस वो रिकवर हो जाएंगे, और जो अल्टीमेटली है जो बी वो पे करेगा। क्लियर है? कोई एम्बिगिविटी तो नहीं है इसमें। अब पूरा कॉन्सेप्ट जो है डिसऑनर का वो कंप्लीट होने के बाद, उसकी डिस्कशन और थ्योरी जो है वो कंप्लीट होने के बाद, हम अब मूव करेंगे अपनी जो है लेटेस्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ। सो इलस्ट्रेशन नंबर 5, ऑन 1 जनवरी 2005 अमजद सोल्ड गुड्स टू शकील फॉर 10,000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट बेसिस। इसमें ये कह रहा है 1 जनवरी 2005
अमजद जो है वो सेल करता है अपनी प्रोडक्ट्स या गुड्स टू शकील अमाउंटेड 10,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। सो ये इसको अब सॉल्व करते हैं। सो ये है जो अमजद जो सेलर है जो क्रेडिट बेस पे सेल कर रहा है शकील को, ये उसका हम जर्नल बनाएंगे। पहले ये इसका जो फॉर्मेट है स्ट्रक्चर जर्नल का वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो बगैर वक्त ज़ाया किए एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2005 डेट है, तो इसकी एंट्री ये होगी अमजद सोल्ड गुड्स टू शकील। सो शकील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ अमाउंट्स लिख देते हैं 10,000 10,000। अब लेजर फॉलियो नंबर क्या होता है? लेजर फॉलियो नंबर ये होता है जो किसी भी अकाउंट का नंबर होता है। मिसाल के तौर पर शकील का जो लेजर फॉलियो नंबर है वो 6 है और सेल्स का जो है वो 3 है। ये मैंने अज्यूम किए हैं क्योंकि आगे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि आगे जब इनको आगे अकाउंट्स में या इनकम स्टेटमेंट बनाने में ट्रायल बैलेंस बनाने में जो है ना, ये फिर उसके नंबर के हिसाब से ये पंच होता है वहाँ पे, ठीक है। वैसे यहाँ इसकी बुक में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस एंट्री की डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन ये होगी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, ओके। क्योंकि हम मिस्टर अमजद का जो है वो अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे, तो मिस्टर अमजद की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर इस एंट्री का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा मिस्टर अमजद की फाइनेंशियल पोजीशन पे कि शकील बिकम अ डेटर। के डेटर क्या होता है? रिसीवेबल होता है कि जो शकील है वो उसका डेटर बन गया है, यानी रिसीवेबल बन गया है, क्योंकि वो आने वाले दिनों में इसे पे करेगा, ठीक है। इसीलिए शकील इसके लिए एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट जो है वो डेबिट हो गया। और सेल्स जो आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेबिट एंड क्रेडिट रूल, सेल्स क्रेडिट होती हैं सेल, ठीक है। तो शकील अकाउंट डेबिट हो गया, सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट ये है जी, ऑन द सेम डेट अमजद ड्रू अ बिल फॉर 10,000 रुपी ऑन शकील एट 2 months एंड शकील एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न्ड टू अमजद। पहली एंट्री में जो है जब सेल्स करता है क्रेडिट पे तो शकील उसका डेटर बन जाता है, ठीक है। सेम डेट अब अमजद क्या करता है? अमजद उस पर बिल ड्रा करता है सेम अमाउंट का। उसकी एंट्री ये है, जब बिल ड्रा कर देता है अमजद शकील पर, तो यहाँ शकील की जगह जो है उसका बिल रिसीवेबल जो है वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि अब ये एसेट बन रहा है बिल रिसीवेबल, क्योंकि अब जो बिल रिसीवेबल है ये पाबंद है अमजद को पे करने के लिए। इस सिचुएशन में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे जो है वो इफेक्ट इस एंट्री का क्या बना? विद सेम अमाउंट से पहले अमाउंट्स लिख देते हैं यहाँ पे 10,000 एंड 10,000 रुपीज़। लेजर फॉलियो नंबर जो है वो सेम चलता है। आइडेंटिफिकेशन अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए शकील का 3 है और बिल रिसीवेबल का जो है वो न्यू हम असाइन कर देते हैं 7, ओके। अब इस एंट्री के इफेक्ट से क्या होगा? शकील इज नॉट अ डेटर। इसकी समझ लगी आपको? क्योंकि अब जो है वो शकील उसका रिसीवेबल नहीं रहा, उसका रिसीवेबल है बिल रिसीवेबल जो है उसका एसेट बना है, जो उसको आने वाले दिनों में जो है उसकी पेमेंट उसे देगा, ओके। विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एट 2 months, यानी एक्सेप्टेंस बाय रिसीव्ड बाय शकील एंड बिल रिटर्न टू अमजद, ओके। अब नेक्स्ट क्या है? ऑन द ड्यू डेट शकील कुड नॉट ऑनर हिज एक्सेप्टेंस, यानी वो रिफ्यूज कर देता है, बिल डिसऑनर हो जाता है। गिव एंट्रीज इन जर्नल्स ऑफ अमजद एंड शकील। सो बिल जनरेट कब हुआ था? 1 जनवरी 2005, तो 2 months का ड्यूरेशन था, ऐसे ही है ना। तो जनवरी फरवरी, ठीक है, तो 3 से 4 दिन जो है वो ग्रेस डेज के आप ले लें, यानी कि 4 मार्च 2005 वो बिल डिसऑनर होगा। और डिसऑनर के वक्त डेट ये होगी, ये डेट है डिसऑनर की। तो एंट्रीज की ये होगी कि ये सेकंड एंट्री का ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, ओके। शकील अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद सेम अमाउंट्स। और लेजर फॉलियो नंबर हैं बोथ अकाउंट्स के। शकील अकाउंट का है 3 और जैसा कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का लेजर फॉलियो नंबर है 7
विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। बिल इज़ डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अब इन तीनों एंट्रीज़ की जो लॉजिक है वो समझें। पहले क्रेडिट सेल हुई थी तो शकील डेटर बना था अमजद का, ठीक है। फिर उसने इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान बिल आ गया, ठीक है। तो अमजद के लिए जो है वो बिल रिसीवेबल ये एसेट था, ठीक है। अब जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ तो अगेन शकील जो है सेम एज अर्लीस्ट, ठीक है। यहाँ पे वो जो है ना शकील अगेन डेटर बन गया उसका अमजद का। आप देख सकते हैं यहाँ पे शकील अगेन बिकेम डेटर, क्योंकि वो रिसीवेबल है उसका अमजद का और अमजद ने उससे अपने पैसे लेने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एंट्रीज से जो मैंने की हैं एंट्रीज आपको समझ लग गई होगी। लेकिन यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है बहुत अच्छा, इसे आप रीड करें। व्हेन द गुड्स वर सोल्ड टू शकील, ठीक है। ये अमजद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि जब अमजद ने शकील को प्रोडक्ट सेल की, देन ही बिकेम अ डेटर फॉर ₹10,000 के जो शकील है वो अमजद का डेटर बन गया, यानी रिसीवेबल बन गया कि आने वाले दिनों में वो 10,000 रुपये लेने का उम्मीदवार है, ठीक है, क्योंकि उसने जो है वो चीज़ें परचेज़ की हैं अमजद से। देन ही पेड हिज डेट बाय गिविंग एक्सेप्टेंस बिल रिसीवेबल टू अमजद। वो कह रहा है कि उसने फिर जो है ना अपने डेट्स को क्लियर करने के लिए एक्सेप्टेंस दे दी, बिल रिसीवेबल दे दिया, ठीक है। फिर वो उससे उसका डेटर नहीं रहा, उसका रिसीवेबल नहीं रहा, क्योंकि बिल आ गया दोनों पार्टियों के दरमियान, तो बिल से वो रिसीव करेगा। बिल उसका एसेट था उस टाइम। लेकिन फिर क्या हुआ, बट व्हेन ही डिड नॉट ऑनर हिज एक्सेप्टेंस, फिर उसने अपनी एक्सेप्टेंस से रिफ्यूज़ल की, शकील ने इनकार किया, डिसऑनर किया। ऑन द ड्यू डेट ही अगेन बिकेम अ डेटर ऑफ अमजद, वो फिर स्टिल अमजद का जो है वो डेटर और रिसीवेबल है। अमाउंट इज स्टिल ड्यू फ्रॉम हिम, यानी अभी भी अमाउंट उसने जो है पूरी अमाउंट जो है शकील ने अमजद को देनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो यहाँ तक पूरी हो चुकी है, क्योंकि पूछा गया कि गिव एंट्रीज इन जर्नल्स अमजद एंड शकील। अमजद के जर्नल में जो है वो एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम जाते हैं शकील के अकाउंट की तरफ। अब हम जो परचेज़र है उसके अकाउंट में हम एंट्रीज करते हैं। पहले हमने इलस्ट्रेशन को रीड किया था अमजद के अकाउंट में एंट्रीज करने के लिए। अब हम इसे रीड करेंगे शकील के अकाउंट में एंट्रीज करने के लिए। सो ऑन 1 जनवरी 2005 अमजद सोल्ड गुड्स टू शकील फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। अमजद यहाँ पे सेलर है और शकील यहाँ पे परचेज़र है। तो शकील ने परचेज की गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस अमाउंटेड 10,000 रुपीज़, ओके। सो द फर्स्ट एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमजद अकाउंट क्रेडिट विथ सेम अमाउंट 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट। सो पहले की तरह हम यहाँ पे जो लेजर फोलियो नंबर हैं वो सिमुलेशन में, यानी कि अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए अपनी तरफ से असाइन करेंगे। परचेज अकाउंट को मैं 1 असाइन करता हूँ, ठीक है, और अमजद अकाउंट को मैं असाइन करता हूँ 4 विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, ओके। यानी शकील ने गुड्स परचेज की हैं अमजद से ऑन क्रेडिट बेसिस ऑन डेटेड 1/1/2005। तो इस एंट्री से शकील की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, उससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि अमजद बिकम अ क्रेडिटर ऑफ मिस्टर शकील, कि अमजद जो है वो उसका क्रेडिटर बना है इस ट्रांजैक्शन और एंट्री के इफेक्ट से। यानी अमजद ने उसे स्टॉक दिया है, यानी अमजद ने अपना स्टॉक इसे दिया है क्रेडिट बेसिस, और अमजद आने वाले दिनों में इससे जो है पैसे वसूल करने का हकदार है। मिसाल के तौर पर हम बैंक से जो है वो कर्ज़ा लेते हैं बैंक से, तो बैंक हमारा क्रेडिटर होता है और हम बैंक्स को क्रेडिटर इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। जब हम कर्ज़ा लेंगे बैंक से तो इस सिचुएशन में बैंक हमारा क्रेडिटर होगा, या हम किसी से क्रेडिट पे उधार पे कोई स्टॉक लेंगे या कोई, तो वो हमारा क्रेडिटर होगा बंदा, ठीक है। इसी तरह अब शकील ने क्रेडिट परचेजेस की हैं तो शकील के लिए अमजद जो है वो क्रेडिटर है यहाँ पे, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ऑन द सेम डेट अमजद ड्यू अ बिल फॉर 10,000 रुपीज़ ऑन शकील एट 2 months। शकील एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू अमजद। सो द सेम डेट क्या हुआ, अमजद ने बिल ड्रा किया और शकील ने एक्सेप्टेंस दी, तो जिसकी जनरल एंट्री हम करते हैं। सो अमजद अकाउंट डेबिट हुआ यहाँ पे, अमजद इसका एसेट बना तो ये डेबिट हुआ विथ सेम अमाउंट 10,000, और इसने एक्सेप्टेंस दी बिल्स पेएबल की, ठीक है, तो ये इसकी लाइबिलिटी हुई, इंक्रीज इन लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट होता है। सो द एंट्री होगी अमजद अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट विथ सेम अमाउंट।
अमजद का जो है अकाउंट नंबर, लेजर फोलियो नंबर जो है वो है 4, ओके। और बिल्स पेएबल का लेजर फोलियो नंबर हम दे देते हैं 8, ठीक है। विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्टेंस गिवन एट और फॉर 2 मंथ्स। फिर इसका इफेक्ट क्या हुआ एंट्री का, सेम एज अमजद इज़ नॉट क्रेडिटर नाउ। अब डायरेक्ट जो है अमजद उसका जो है वो क्रेडिटर नहीं रहा, क्योंकि उसने अमजद को जो है एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है, बिल की, कि बिल अब जो है वो मेच्योर होगा, ना कि मैं डायरेक्ट आपको जो है वो पेमेंट दूंगा। एक डॉक्यूमेंटेशन, एक कागज़ का टुकड़ा जो है एज अ ग्रंटर आ गया, ठीक है, दोनों पार्टियों के दरमियान। तो इसके इफेक्ट से अमजद जो है उसका क्रेडिटर नहीं रहा, बल्कि बिल जो है, बिल उसकी लाइबिलिटी बिल है कि वो बिल पे करेगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, ऑन द ड्यू डेट शकील कुड नॉट ऑनर हिज एक्सेप्टेंस, यानी वो डिफ़ॉल्ट कर गया और डिसऑनर कर गया। डिसऑनर डेट हम वही लिखेंगे जो हमने अमजद के जनरल में लिखी थी, ठीक है। तो एंट्री होगी डिसऑनर की इस सेकंड एंट्री के ऑपोजिट, ठीक है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जो है उसकी लाइबिलिटी के अंदर जो है वो डिक्रीज़ आया। लाइबिलिटी के अंदर डिक्रीज़ आना डेबिट होता है, ठीक है। डिक्रीज़ इन एसेट जो होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अमजद जो इसका अब एसेट बना था, इसने इससे परचेज की थी क्रेडिट बेसिस, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट विथ सेम अमाउंट 10,000 टू अमजद अकाउंट क्रेडिट, सेम अमाउंट। हम इन्हें लेजर फोलियो नंबर देते हैं। बिल्स पेएबल का क्या था 8 और अमजद अकाउंट का था 4, ठीक है, विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। एक्सेप्टेंस नॉट ऑनर और मेच्योर्ड ऑन मेच्योरिटी, ठीक है। इससे इफेक्ट क्या हुआ, जो बिल है उसकी पावर ख़त्म हो गई, क्योंकि वो रिफ्यूज़ हो गया, डिसऑनर हो गया। और जो शकील है उसका अगेन अमजद क्रेडिटर बन गया, ठीक है। अमजद अगेन बिकम क्रेडिटर ऑफ मिस्टर शकील, ठीक है। अब इस इलस्ट्रेशन का एंडिंग पॉइंट यही था, ठीक है। जो ड्रायर है अमजद वो नोटरी पब्लिक के पास नहीं गया, ठीक है, और इसीलिए हम जो है एंट्रीज़ नहीं करेंगे नोटरी पब्लिक के एक्सपेंस की, कि वो किसको पढ़ेंगे किसको नहीं, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको जो है वो इन केस अगर वो नोटरी पब्लिक के पास जाता तो एंट्रीज़ क्या होती इन बोथ पार्टीज़ के अकाउंट में, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर बिल डिसऑनर हो जाए और अमजद यहाँ पे ड्रायर है, अगर अमजद जो है नोटरी पब्लिक के पास जाता है तो उसके एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 40 रुपीज़, ठीक है। इस सूरत में एंट्री क्या होगी अमजद के अकाउंट में, डेट होगी जो डिसऑनर की डेट है 4/3/2005, ओके। सो शकील अकाउंट डेबिट विद नोटरी एक्सपेंस विच इज़ 40 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट with same amount with details or description, cash paid as a noting charges on behalf of the acceptor। acceptor जो है वो शकील था, ऐसे ही है ना। तो हम शकील को जो है ना वो डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो हमारा एसेट बन जाएगा कि इन फ्यूचर जो है हम उससे क्लेम करेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे रिसीवेबल बन जाएगा, एसेट हो जाएगा, इसीलिए ये डेबिट। इंक्रीज इन एसेट विल डेबिट होगा और डिक्रीज इन कैश ये क्रेडिट होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड शकील जो जर्नल है उसमें ये एंट्री होगी 4/3/2005 नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है, ठीक है, 40 रुपीज़ टू अमजद अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि अमजद इसकी लाइबिलिटी है, क्योंकि इसने अमजद को पे करने हैं, तो अमजद अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा विद सेम अमाउंट 40 रुपीज़ विद डिटेल और डिस्क्रिप्शन। नोटिंग चार्जेस पेड बाय द ड्रायर अमजद, यानी अमजद ने पे कर दिए हैं। अल्टीमेटली ये चार्जेस जो हैं वो शकील को ही पे करना होंगे, ओके। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नोटिंग चार्जेस का डिटेल्स से जो है वो जायज़ा लेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो है हम इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हम इनको कमेंट दे देंगे कि अमजद के अकाउंट में हम यहाँ कमेंट देंगे बीइंग नॉट एन एक्सपेंस ऑफ अमजद, बीइंग नॉट एन एक्सपेंस ऑफ अमजद, यानी कि ये मैंने इसलिए कमेंट दिया है यहाँ पे ताकि क्लियरेंस के लिए कि ये अमजद का एक्सपेंस नहीं है जो अमजद ने पे किया है। जबकि यहाँ पे मैं कमेंट दूंगा कि बीइंग एन एक्सपेंस ऑफ शकील। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन विद दिस कॉन्सेप्ट एज वेल एज इलस्ट्रेशन, तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो
with new illustration or concept. Thank you all.